नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्षवित एसएस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 5 की, जो कि संघ अर्थात केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। तो संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा अनुच्छेद न पढ़कर सिर्फ अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक पढ़ेंगे। उसके आगे के अनुच्छेद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति अर्थात संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अगर आप सिर्फ अनुच्छेद 53 को देखें तो ऐसा प्रतीत होगा आपको कि संघ में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वह राष्ट्रपति है, लेकिन अगर इसके साथ साथ आप अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 को देखें तो आपका यह भ्रम टूटता हुआ प्रतीत होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसके आने वाली वीडियो में, अगले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से जुड़े हुए संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, चाहे वह अनुच्छेद 74 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया, अनुच्छेद 123 हो गया, 359 हो गया, 352 हो गया, 360 हो गया, जितने भी अनुच्छेद हैं पूरे संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित, उन सभी अनुच्छेदों को मैंने एक ही वीडियो में रख दिया है, जो कि इसके आने नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो देखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात अनुच्छेद 54 जो है हमारा वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। वहीं अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य चुनाव जीत कर जाते हैं, वह सभी वोट देते हैं, वह सभी अपना मत देते हैं, चाहे वह विधानसभा के सदस्य हो गए या फिर लोकसभा के सदस्य हो गए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वह राष्ट्रपति को मत नहीं देते, वह राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। ठीक है, उनका वोट देने का अधिकार नहीं है। अब अगर हम बात करें इसी के साथ अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 जो है हमारा वो कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा किस तरीके से। एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है कि विधानसभा के भी सदस्य वोट देंगे और लोकसभा के सदस्य वोट देंगे, अर्थात अब सांसद भी वोट देंगे राष्ट्रपति को और विधायक भी देंगे। अब सांसद के वोट की वैल्यू कुछ और है, विधायक के वोट की वैल्यू कुछ और है। तो इसीलिए एक रीति बनाई गई कि जो वोट का वैल्यू निकाला जाए कि एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है और एक सांसद की वोट की वैल्यू क्या है, और वोट के वैल्यू के आधार पर जो है चुनाव का जो रिजल्ट है वो निर्धारित किया जाए। तो इसके अंतर्गत एक पद्धति आई जिसको कहते हैं कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति अर्थात अनुपातिक पद्धति से जो है इनका चुनाव होता है, चुनाव का जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसे दिया था थॉमस हेयर ने। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक मत पद्धति है, इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहते हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है,
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधायक वोट देंगे, जो सांसद वोट देंगे, उनके वोटों की वैल्यू क्या होगी वह इसमें दिया गया है। ठीक है, एक एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, जिसे हेयर पद्धति भी कहते हैं। अगर विस्तृत में जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। तो अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। सामान्यतः जो राष्ट्रपति की पदावधि होती है वह 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन अगर संसद के सदस्य चाहें तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पहले भी हटा सकते हैं, या फिर अगर राष्ट्रपति स्वयं चाहें तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो आपने समझा, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है, जिनमें राष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन महाभियोग के जरिए या फिर राष्ट्रपति स्वयं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 57 की, तो अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अर्थात एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार तक राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जैसे किसी देश में होता है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, एक व्यक्ति 3 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करें अनुच्छेद 58 की। तो अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं, अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, या फिर यूँ समझिए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, आसान शब्दों में कहें, आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कुछ योग्यताएं जो सबसे ज़रूरी हैं, पता भी होंगी आपको कि उस व्यक्ति की आय कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बात और भी है कि उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मंत्री का पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि अगर कोई उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, या फिर कोई मंत्री भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, या फिर राज्यपाल भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये सारे पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनको छोड़ के जो भी लाभ के पद हैं, अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहा है उसमें क्या है कि वह, उसके अंदर लोकसभा का सदस्य बनने की क्वालिटी होनी चाहिए, अर्थात वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई कि क्या होता है। आप जो भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहे, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तथा जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक हैं। अर्थात 50 सदस्य आपको ऐसे चाहिए कि जो कहें भाई हम आपके साथ हैं, और 50 अनुमोदक अर्थात ताली बजाने वाले। ठीक है, और जमानत राशि 15,000 रुपये होती है, जो कि 15,000 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपने समझे, जो मेन थे मैंने बता दिए। 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। तो अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अर्थात जो राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति भवन का यूज कर सकता है, यानी कि शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, राष्ट्रपति भवन का प्रयोग कर सकता है, और उसकी पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक उसके वेतन भत्तों में कोई भी नकारात्मक कटौती नहीं की जा सकती है। सकारात्मक कर सकते हैं, लेकिन
नकारात्मक कटौती नहीं कर सकते, कि वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं। और जो राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते होंगे वह भारत की संचित निधि पर भारित होगी। कहाँ भारित होगी? भारत की संचित निधि पर। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अर्थात जो राष्ट्रपति होंगे वह अनुच्छेद 60 के तहत ही शपथ लेंगे। आपने देखा होगा जब मैंने अनुसूची का वीडियो पढ़ाया था कि संविधान की अनुसूचियाँ, उसमें मैंने बताया कि जितने भी सदस्य होते हैं वह अनुसूची 3 के तहत अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीनों ऐसे हैं जिनके लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद दिया गया है कि वह किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल यह तीनों अलग से संविधान में अनुच्छेद है कि उस अनुच्छेद के तहत शपथ लेंगे। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेते हैं और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं। इन सभी के बारे में अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159 इसके बारे में हम आगे जब अनुच्छेद आएगा तब हम चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जानिए कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और इनको शपथ दिलवाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। अगर वह अनुपस्थित है तो उस अनुपस्थिति की दशा में जो वरिष्ठतम सबसे न्यायाधीश होगा वह शपथ दिलवाएगा। ठीक है, तो आपने समझा अनुच्छेद 60 क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेंगे और उनको शपथ दिलवाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह शपथ दिलवाएगा। अब अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए 1/4 सदस्य जो होते हैं, ठीक है, जो 1/4 सदस्य होते हैं इनके द्वारा प्रस्ताव पारित करना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और उसके उपरांत जब 2/3 बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से 2/3 सदस्यों द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 62 की। तो अनुच्छेद 62 क्या है? यह रिक्तियों से संबंधित है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है। अगर राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां हैं तो फिर क्या होगा? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति का पद रिक्त अगर होता है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है और अधिकतम 6 माह तक संभाल सकता है। उसके बाद क्या होता है? 6 माह के बाद चुनाव कराना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपने इस पूरे वीडियो में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक देखा। इसके जो बाद नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे जितने भी राष्ट्रपति से जुड़े हुए पूरे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उन सारे अनुच्छेदों को एक साथ एक ही वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। और उसके बाद हमारी जो अनुच्छेदों के वाली क्रम से वीडियो आ रही हो तो आएंगी ही, जैसे इसके बाद जितनी भी अनुच्छेद की वीडियो है सारी आएंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।